अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। द लेक्चर विच वी आर गोइंग टू डिलीवर टुडे इज ऑन इलेक्शन एक्ट 2017। इलेक्शन एक्ट 2017 के अब तक 2 लेक्चर्स आपको डिलीवर किए जा चुके हैं और आज लेक्चर नंबर 3 डिलीवर किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा रेगुलर सेशन जारी है। उस सेशन में आपको करंट अफेयर्स के लेक्चर्स डिलीवर किए जा रहे थे, उसके बाद इस्लामिक स्टडीज़ के लेक्चर्स डिलीवर किए गए और फिर अचानक से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर का जो टेस्ट शेड्यूल है वो अनाउंस कर दिया गया। अब हमारे इस बैच के अंदर बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर के लिए अप्लाई किया है, और अगर असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर के सिलेबस की तरफ नज़र दौड़ाई जाए तो उसमें एक अहम तरीन टॉपिक है, वो है इलेक्शन एक्ट 2017। वैसे हमारे सेशन का ये टॉपिक हिस्सा नहीं था, लेकिन चूंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन लोगों ने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, तो मैंने अपनी जानिब से पूरी कोशिश की है कि आपको ये पर्टिकुलर इलेक्शन एक्ट 2017 बहुत ही आसान अल्फाज में पढ़ाऊँ। तो अब तक अगर बात की जाए तो अब तक हम इस एक्ट के कितने सेक्शंस पढ़ चुके हैं। जी हाँ, अगर आपने लास्ट क्लास अटेंड की होगी तो उसमें आपको मालूम होगा कि अब तक इलेक्शन एक्ट 2017 के आपको 77 सेक्शंस पढ़ाए जा चुके हैं और आज इंशाल्लाह मज़ीद अहम तरीन सेक्शंस पढ़ाए जाएंगे। ओवरऑल आपको मालूम होगा कि जब हमने लेक्चर नंबर 1 शुरू किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि इलेक्शन एक्ट 2017 में टोटल कितने सेक्शंस हैं। जी हाँ, टोटल सेक्शंस की तादाद है 241। और अगर आपसे कोई सवाल करे कि इलेक्शन एक्ट 2017 में टोटल चैप्टर्स की तादाद कितनी है, जी हाँ, टोटल चैप्टर्स की तादाद है 15। अब इन 15 चैप्टर्स में से हम 4 चैप्टर्स मुकम्मल तौर पर आपको पढ़ा चुके हैं। 5वां चैप्टर आज इंशाल्लाह आपको मुकम्मल करवा दिया जाएगा और छठे चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ एक ही सेक्शन है, सेक्शन नंबर 104, वो भी आज ही हम आपको पढ़ा देंगे। अगर आप मुझसे पूछें कि इलेक्शन एक्ट 2017 के अहम तरीन सेक्शंस कौन से हैं, तो सेक्शन नंबर 1 से लेकर सेक्शन नंबर 103 तक ये सबसे अहम तरीन सेक्शंस मेरी नज़र में है, क्योंकि इसके बाद जो चैप्टर्स आपके आएंगे, जो सेक्शंस आएंगे, उसमें नेशनल असेंबली से रिलेटेड इलेक्शंस की बात की जा रही होगी, सेनेट इलेक्शंस की बात की जा रही होगी। हालांकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फोकस ज़्यादातर जिन सेक्शंस पर होगा वो सेक्शन नंबर 1 से लेकर सेक्शन नंबर 103 तक है। मेरी कोशिश होगी कि पूरा का पूरा एक्ट आपको मुकम्मल करवाया जाए। और जिन बच्चों को इसके पीडीएफ नोट्स चाहिए, जी हाँ, इस एक्ट के, क्योंकि आप जानते हैं अगर आप ओरिजिनल इसका एक्ट डाउनलोड करते हैं गूगल से, ठीक है, उसमें कुछ लीगल टर्म्स इस्तेमाल हुई होती हैं जो कि एक आम बच्चे को समझ नहीं आ रही होती, ठीक है। तो हमने क्या किया कि इस पूरे एक्ट को बहुत ही आसान अल्फाज में रीफ्रेज किया है, बहुत ही आसान अल्फाज में हर एक सेक्शन को आपको समझाने की कोशिश की है। तो अगर आपको ये पीडीएफ नोट्स चाहिए तो ऑब्वियसली इसके थोड़े से चार्जेस रखे गए हैं, तो आप हमारे राब्ता नंबर 0315540947 पर राब्ता भी कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर की जानिब अगर बढ़ा जाए तो हम देख लेते हैं कि आज हम अपना स्टार्ट लेंगे वो कहाँ से लेंगे। जी हाँ, जैसा कि आपको मालूम होगा कि लास्ट लेक्चर में मैं आपको कितने सेक्शंस पढ़ा चुका हूँ। जी हाँ, 77 सेक्शंस आपको मैं पढ़ा चुका हूँ और आज इंशाल्लाह हम सेक्शन नंबर 78 से स्टार्ट लेंगे, ठीक है। हम काफ़ी आगे आ चुके हैं, इसको हम दोबारा से देख लेते हैं। जी हाँ, 74 हम पढ़ चुके थे, सेक्शन नंबर 75 भी पढ़ चुके थे, 76 भी हमने आपको पढ़ा दिया था और लास्ट में लेक्चर नंबर 2 में सेक्शन नंबर 77 पोलिंग एजेंट से रिलेटेड मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आज का जो लेक्चर नंबर 3 है वो शुरू होता है सेक्शन नंबर 78 से, सप्लाई ऑफ बैलेट बॉक्सेस। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि बैलेट बॉक्सेस से क्या मुराद है। लेक्चर नंबर 1 में गालिबन मैंने आपको इसकी डेफिनेशन भी पढ़ाई थी। बैलेट बॉक्सेस हम सभी लोग जानते हैं, हम सब लोग एक बार या 2 बार अपनी जो ज़िंदगियों में
वोट डाल चुके हैं, चाहे वो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस हों, चाहे वो नेशनल असम्बलीज़ के इलेक्शंस हों, चाहे वो प्रोविंशियल असम्बलीज़ के इलेक्शंस हों। तो बैलेट बॉक्सेस वो बॉक्सेस होते हैं जहां पर आप जाकर जो आपका बैलेट पेपर होता है उस पर आप स्टैम्प करते हैं और उस बैलेट बॉक्स में डालते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात की जा रही है सप्लाई ऑफ बैलेट बॉक्सेस की। किस सेक्शन में बात की जा रही है? जी हाँ, चैप्टर 5 के सेक्शन नंबर 78 में ये बात की जा रही है। ठीक है, तो रिटर्निंग ऑफिसर मस्ट प्रोवाइड ईच प्रिजाइडिंग ऑफिसर विद द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बैलेट बॉक्सेस। ठीक है, अब रिटर्निंग ऑफिसर प्रिजाइडिंग ऑफिसर को क्या प्रोवाइड करेगा? जी हाँ, बैलेट बॉक्सेस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ईसीपी अप्रूव्स द मटेरियल एंड डिजाइन ऑफ बैलेट बॉक्सेस। तो उसका जो डिजाइन होगा बैलेट बॉक्स का, ठीक है, उसका उसमें इस्तेमाल होने वाला जो मटेरियल होगा वो कौन अप्रूव करेगा? वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अप्रूव करेगा। ओनली वन बैलेट बॉक्स कैन बी यूज्ड एट अ टाइम पर पोलिंग स्टेशन बूथ। ठीक है, इसके अलावा बिफोर पोलिंग स्टार्ट, जब पोलिंग स्टार्ट होने से पहले प्रिजाइडिंग ऑफिसर मस्ट इंश्योर द बैलेट बॉक्स इज एम्प्टी। ठीक है, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर को इस बात को यकीनी बनाना है कि इलेक्शन यानी पोलिंग शुरू होने से पहले वो जो बैलेट बॉक्स है वो मुकम्मल तौर पर खाली हो। ठीक है, फिर हम आगे बात कर रहे हैं कि एम्प्टी बॉक्स मस्ट बी शोन टू कैंडिडेट्स, इलेक्शन एजेंट्स, पोलिंग एजेंट्स, देयर स्टेटमेंट्स, रिकॉर्डेड सिग्नेचर्स टेकन। जी हाँ, पोलिंग शुरू होने से पहले आप वो एम्प्टी बॉक्स, जी हाँ, बैलेट बॉक्स किसको दिखाएंगे? जी हाँ, कैंडिडेट को दिखाएंगे जो इलेक्शन लड़ रहा होगा, इलेक्शन एजेंट्स को दिखाएंगे जो कि कैंडिडेट की बिहाफ पर अपनी ड्यूटी दे रहा होगा, और पोलिंग एजेंट्स को आप वो खाली बॉक्स दिखाएंगे। बॉक्स मस्ट बी सील्ड विद प्रिजाइडिंग ऑफिसर सील एंड सील कैंडिडेट्स एजेंट्स हु वांट टू एड देयर सील्स। बैलेट बॉक्स मस्ट बी प्लेस्ड where it is accessible to the voters and visible to प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स एंड एजेंट्स। ठीक है, बैलेट बॉक्स के बाद बात की जा रही है कि वो बैलेट बॉक्स इस ऐसी जगह पर रखे जाने चाहिए जहां पर वो एक्सेसिबल हों, किसके? जी हाँ, वोटर्स के, और विजिबल हों किस किस को? जी हाँ, प्रिजाइडिंग ऑफिसर को भी और एजेंट्स को भी। ठीक है, इफ अ बॉक्स बिकम्स फुल, अगर बॉक्स फॉर एग्जांपल फुल हो गया है, जिस तरह से ऊपर बात की गई है कि एक पोलिंग स्टेशन पर, एक बूथ पर एक ही बॉक्स होगा। फॉर एग्जांपल एक होगा नेशनल असेंबली में जिसमें आप पेपर्स डाल रहे होंगे, और एक बॉक्स होगा जिसमें आप प्रोविंशियल असेंबली से जो आप जिस पर वोट करेंगे वो उसमें डाल रहे होंगे। तो पर पोलिंग स्टेशन पर बूथ पर एक ही बॉक्स होगा। लेकिन यहां पर बात की जा रही है कि अगर बैलेट बॉक्स फुल हो जाता है, भर जाता है, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर सील्स इट। प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्या करेगा? उसे सील करेगा। इट स्टोर्स इट्स सिक्योरली एंड स्टार्ट यूजिंग अ न्यू बैलेट बॉक्स फॉलोइंग द सेम प्रोसेस। ठीक है, उसी प्रोसेस से गुजरते हुए वो दोबारा नया बॉक्स वहां पर रखेगा। सेक्शन नंबर 79 की जाने बढ़ते हैं, सप्लाई ऑफ फाइनल इलेक्टोरल रोल्स। ठीक है, इलेक्टोरल रोल्स के हवाले से मैं आपको पिछले लेक्चर्स में पढ़ा चुका हूं, मजीद डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को यह समझ नहीं आया तो वो पिछले लेक्चर्स हमारे देख सकता है। तो सेक्शन नंबर 79 में बात की जा रही है सप्लाई ऑफ फाइनल इलेक्टोरल रोल्स। ठीक है, तो ईसीपी प्रोवाइड्स फाइनल इलेक्टोरल रोल्स टू द रिटर्निंग ऑफिसर फॉर द इंटायर कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, तो रिटर्निंग ऑफिसर रिसीव्स कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइड फाइनल वोटर लिस्ट फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन। फिर क्या होगा? जी हां, रिटर्निंग ऑफिसर प्रोवाइड्स प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स विद द इलेक्टोरल रोल्स फॉर देयर स्पेसिफिक पोलिंग स्टेशंस। अगर आज कोई बच्चा हमारा लेक्चर देख रहा है तो उसको नहीं मालूम होगा कि इलेक्टोरल रोल से क्या मुराद है, तो उनसे गुजारिश करूंगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पर इलेक्शन एक्ट 2017 से रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए रखी गई हैं। तो लेक्चर नंबर 1 में जाकर आप सबसे पहले ये जान लें कि इलेक्टोरल रोल से क्या मुराद है। ईच प्रिजाइडिंग ऑफिसर गेट्स अ लिस्ट of only those voters who can vote at that polling station। आगे बढ़ते हैं, ऑन पोलिंग डे, जी हां, जिस दिन पोलिंग हो रही होगी, प्रिजाइडिंग ऑफिसर मस्ट डिस्प्ले आउटसाइड द पोलिंग स्टेशन अ लिस्ट शोइंग वोटर नंबर्स असाइंड टू ईच पोलिंग बूथ। ठीक है, अब हर एक पोलिंग स्टेशन पर कितने वोटर्स रजिस्टर्ड होते हैं वो भी मैं आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ा चुका हूं। वोटर्स कैन इजीली सी विच बूथ दे मस्ट गो टू। ठीक है, ऑन रिक्वेस्ट ऑफ डीईसी और ऑथराइज्ड
Election Commission of Pakistan's officer must provide candidates election agents, a hard copy and searchable soft copy, जो कि PDF फॉर्मेट में भी हो सकती है, ठीक है, और फाइनल इलेक्टोरल रोल्स विद photographs. Candidates gets a temper proof soft plus hard copy identical to returning officer copy ensures transparency. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सेक्शन नंबर 80 है सप्लाई ऑफ बैलेट पेपर्स. अब बैलेट बॉक्सेस की बात कर ली है हमने सेक्शन नंबर 78 में. अब बात की जा रही है बैलेट पेपर्स की. बैलेट पेपर से क्या मुराद? जी हां, अगर आप कभी वोट कास्ट कर चुके हैं तो आपने देखा होगा कि एक पेपर आपको दे दिया जाता है जिसमें मुख्तलिफ जो कैंडिडेट्स हैं उनके सिंबल्स मौजूद होते हैं, या मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनके सिंबल्स मौजूद होते हैं. ठीक है, उसको कहा जाता है बैलेट पेपर. अब उस बैलेट पेपर पर आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बनाई हुई एक सील होती है वो लगाते हैं. उसका मतलब क्या होता है कि आपने किसको वोट कास्ट किया है. ठीक है, तो सेक्शन नंबर 80 में बात की जा रही है सप्लाई ऑफ बैलेट पेपर्स. ठीक है, तो द इलेक्शन कमीशन shall provide the returning officer with the required number of ballot papers for the constituency as determined under section 71 in the prescribed manner. तो सेक्शन नंबर 71 में मैं कल आपको ये चीज पढ़ा चुका हूं. तो ECP supplies the exact number of ballot papers. इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने क्या करना है? एग्जैक्ट नंबर ऑफ बैलेट पेपर्स प्रोवाइड करने हैं. ठीक है, अब वो कैलकुलेट कैसे करेगा? जो हम लास्ट में आपको याद होगा कि हम सेक्शन नंबर 71 में आपको पढ़ा चुके हैं. वो कुछ इस तरह से था, अगर मैं गलत ना हूं तो. फॉर एग्जांपल एक पोलिंग स्टेशन पर 1200 वोटर्स रजिस्टर्ड हैं. ठीक है, तो 1200 से लेकर फॉर एग्जांपल एक पोलिंग स्टेशन पर, यूं समझ लें, एक पोलिंग स्टेशन पर 1200 से लेकर 1299 वोटर्स क्या हैं? रजिस्टर्ड हैं. ये एक पोलिंग स्टेशन की बात कर रहा हूं. ठीक है, एक पोलिंग स्टेशन की बात की जा रही है. तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कितने बैलेट पेपर्स प्रोवाइड करेगा आपको? जल्दी से मुझे बताएं, मैं आपको कल पढ़ा चुका हूं. जी हां, अगर एक पोलिंग स्टेशन पर 1200 से लेकर 1299 तक वोटर्स रजिस्टर्ड हैं तो आपको कितने बैलेट पेपर्स दिए जाएंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से? जी हां, 1300. ये मैं आपको बात बता रहा हूं एज पर सेक्शन नंबर 71 सॉरी. ठीक है, एज पर सेक्शन नंबर 71 जो कि हमें कहता है कि अगर एक पोलिंग स्टेशन पर 1299 वोटर्स रजिस्टर्ड हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कितने बैलेट पेपर्स आपको देगा? जी हां, 1300 देगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सेक्शन नंबर 81 इलेक्शन बाय सीक्रेट बैलेट. इलेक्शन बाय सीक्रेट बैलेट, इससे क्या मुराद है इसको हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं. सेक्शन नंबर 81 में सीक्रेट बैलेट की बात की जा रही है. अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि इलेक्शन एक्ट 2017 में सीक्रेट बैलेट के हवाले से किस सेक्शन में बात की गई है तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? आपका जवाब होना चाहिए कि सेक्शन नंबर 81 सीक्रेट बैलेट के हवाले से बात करता है. ऑल इलेक्शंस अंडर दिस एक्ट शैल बी कंडक्टेड बाय अ सीक्रेट बैलेट. जी हां, जितने भी इलेक्शंस होंगे पाकिस्तान भर में, चाहे वो नेशनल असेंबली का इलेक्शन हो, चाहे वो प्रोविंशियल असेंबली का इलेक्शन हो, चाहे वो नेशनल असेंबली का इलेक्शन हो, चाहे वो वजीर आजम का इलेक्शन हो, चाहे वो सेनेट का इलेक्शन हो, सबके सब इलेक्शंस सीक्रेट बैलेट में होंगे. वोटिंग मस्ट रिमेन कॉन्फिडेंशियल. नो वन कैन नो हु अ वोटर वोटेड फॉर. कोई भी ये ना जान सके कि किसने किसको वोट दिया. ठीक है, तो इसको कहा जाता है सीक्रेट बैलेट. Every voter shall cast his vote by inserting a ballot paper in prescribed form into a ballot box. The voter must follow legal voting procedure and use the official ballot paper. ठीक है? These sections deal with the special voting methods. कौन कौन से sections जो कि हम इंशाल्लाह आगे पढ़ने वाले हैं? Section number 93, 94 and 103 deals with what? Special voting methods, जिसमें पोस्टल से रिलेटेड आपको बताया जाएगा कि पोस्टल बैलेटिंग कैसे होती है. ओवरसीज पाकिस्तानीज जो हैं वो किस तरह से अपना वोट कास्ट कर सकते हैं या टेंडर्ड वोट्स किस तरह से डाले जा सकते हैं. तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर मस्ट मेक अरेंजमेंट्स सो वोटर्स कैन सीक्रेटली mark their ballot papers. तो पोलिंग स्टेशन मस्ट इंक्लूड वोटिंग स्क्रीन्स, कंपार्टमेंट्स
फॉर प्राइवेसी। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 82, एडमिशन टू द पोलिंग स्टेशन। एडमिशन टू द पोलिंग स्टेशन, इससे क्या मुराद है? बहुत ही आसान अल्फाज में मैं आपको समझा देता हूं ताकि आपको जो इसका ओरिजिनल टेक्स्ट है इलेक्शन एक्ट 2017 का वो पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो यही वजह है कि आपको वो एक्ट समझ नहीं आता क्योंकि उसमें लीगल टर्म्स इस्तेमाल हुई होती हैं। तो यहां पर मैंने कोशिश की है कि आपके लिए वो पूरा का पूरा एक्ट इलेक्शन एक्ट 2017 रीफ्रेज किया जाए। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं सेक्शन नंबर 82 की, जिसका नाम है एडमिशन टू द पोलिंग स्टेशन। प्रिजाइडिंग ऑफिसर कंट्रोल्स एंट्री। इससे क्या मुराद है? आसान अल्फाज में आपको समझा देता हूं। द प्रिजाइडिंग ऑफिसर रेगुलेट्स हाउ मेनी वोटर्स में इंटर पोलिंग स्टेशन एट अ टाइम। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ये डिसाइड करेगा कि एक पोलिंग स्टेशन के अंदर कितने वोटर्स एट अ टाइम दाखिल हो सकते हैं। आपने देखा होगा जब जनरल इलेक्शंस होते हैं तो बड़ी बड़ी लंबी लंबी कतारें लगी होती हैं, तो गेट के बाहर कितने अफराद होते हैं, कितने वोटर्स होते हैं, इसका तायन कौन करेगा? जी हां, इसका तायन करना है प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने डिसाइड करना है कि एट अ टाइम कितने वोटर्स जो है वो पोलिंग स्टेशन के अंदर एट अ टाइम मौजूद होने चाहिए। ठीक है, मस्ट फॉलो ईसीपी इंस्ट्रक्शंस। सो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैज टू फॉलो व्हाट? जी हां, ECP instructions. Entry controls must follow ECP issued guidelines. All other person must be excluded. Only certain authorized person may stay inside the polling station. जो लोग authorized होंगे वही पोलिंग स्टेशन में अंदर ठहर सकते हैं। अदर देन दैट सबके सब जो है वो बाहर ठहरेंगे। Who is allowed to inside? जी हां, एनी ऑफिशियल परफॉर्मिंग इलेक्शन रिलेटेड ड्यूटीज, जिसमें आप पोलिंग एजेंट की बात कर लें। ठीक है, तो पोलिंग एजेंट जो होता है आपका वो अंदर रह सकता है। ठीक है, कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स एंड देयर ऑथराइज्ड एजेंट मे इंटर और स्टे इनसाइड द पोलिंग स्टेशन। एनीवन स्पेसिफिकली ऑथराइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन और इट्स एम्पावर्ड अथॉरिटी। अभी इसकी एक मिसाल जान लीजिए। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि पोलिंग स्टेशन के अंदर जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के लोग हैं, जिसमें पाकिस्तान अफवाज है, पुलिस है, तो अगर वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि पोलिंग स्टेशन के अंदर वो मौजूद होंगे तो वो अंदर दाखिल हो सकते हैं, लेकिन उसकी ऑथराइजेशन किसने देनी है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने देनी है। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 83, मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर एट द पोलिंग स्टेशन। ठीक है, अब यहां पर किस चीज की बात हो रही है? जी हां, यहां पर बात हो रही है कि माहौल को कैसे बरकरार रखा जाए, यानी वहां पर कोई खून खराबा ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो। ठीक है, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर shall maintain order at the polling station. तो presiding officer is the authority in charge of discipline and control. तो presiding officer may remove any person who misbehaves or disobeys lawful orders. presiding officer किसी भी शख्स को polling station से बाहर निकाल सकता है अगर वो कोई ऐसी हरकत कर रहा है या प्रिजाइडिंग ऑफिसर के हुक्म को मानने से इनकार कर रहा है, तो ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास इख्तियारात हैं कि वो ऐसे शख्स को पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाल सकता है। एनीवन कॉजिंग डिस्टर्बेंस कैन एक्सपेल्ड इमीडिएटली। ठीक है, अ रिमूव्ड पर्सन कैन नॉट री इंटर विदाउट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स परमिशन। जिसको बाहर निकाला गया होगा तो याद रखिएगा कि जब तक वो दोबारा पोलिंग स्टेशन में दाखिल नहीं हो सकता जब तक प्रिजाइडिंग ऑफिसर की परमिशन उसके साथ मौजूद ना हो। इफ अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस द पर्सन मे अरेस्ट विदाउट वारंट बाय पुलिस। अगर एक शख्स ने कोई जुर्म किया है वहां पर तो विदाउट अरेस्ट वारंट पुलिस उसे अरेस्ट कर सकती है। तो पुलिस कैन अरेस्ट इंस्टेंटली, नो वारंट नीडेड। पावर्स मस्ट नॉट प्रिवेंट अ वोटर फ्रॉम कास्टिंग वोट। ठीक है, तो इवन व्हाइल मेंटेनिंग ऑर्डर प्रिजाइडिंग ऑफिसर कैन नॉट स्टॉप ए लेजिटिमेट वोटर फ्रॉम वोटिंग। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर किसी भी शख्स को जो वोट कास्ट करना चाह रहा हो उसको नहीं रोक सकता। All polling officials including law enforcement must fully cooperate with the presiding officer. जितने भी पोलिंग स्टेशन पर ऑफिशियल्स मौजूद होंगे, चाहे वो फौजी हों चाहे वो पुलिस वाले हों, सबके सबने
प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साथ कोऑपरेट करना है। एवरी ऑफिशियल मस्ट सपोर्ट प्रिजाइडिंग ऑफिसर टू इंश्योर स्मूथ पोलिंग। लॉ एनफोर्समेंट पर्सनल शेल बी पोस्टेड आउटसाइड द पोलिंग स्टेशन। जी हां, हमने पिछले दो जो हमारे जनरल इलेक्शंस गुजरे उसमें हमने देखा कि जो हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो इवन पोलिंग स्टेशन के अंदर होती हैं। लेकिन ऊपर हमने बात की ना कि कौन अंदर हो सकता है, जी हां, जिसके पास ऑथराइजेशन हो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। लेकिन इलेक्शन एक्ट 2017 ये कहता है कि इवन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के जो लोग होंगे, पुलिस वाले होंगे, जो फौजी होंगे, दे शैल बी पोस्टेड outside the polling station. Police stay outside by default. They may enter only if the presiding officer calls them to restore order. अब presiding officer से सूरत हाल जो है वो बाहर हो गई, अंदर लोग लड़ पड़े, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर फिर हुक्म दे सकता है कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के जो लोग हैं, पुलिस वाले हैं, फौजी हैं, वो अंदर आए और सूरत हाल को कंट्रोल करें। ठीक है। सेक्शन नंबर 84 वोटिंग प्रोसीजर। तो वोटिंग प्रोसीजर आप सभी लोग जानते हैं, आप सब लोग वोट मेरे ख्याल से कभी ना कभी लाइफ में कास्ट कर चुके हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, आइडेंटिटी चेक होती है, CNIC इज रिक्वायर्ड। अब हम पिछले लेक्चर्स में आपको पढ़ा चुके हैं कि अगर आपका CNIC एक्सपायर्ड है तब भी आप एलिजिबल हैं कि वोट आप कास्ट कर सकते हैं, लेकिन CNIC आपके पास होना चाहिए। बायोमेट्रिक्स ऑप्शनल होते हैं, थंब इंप्रेशन लिए जाते हैं, इंक मार्क, बैलेट इश्यूड, सीक्रेट वोट, बैलेट इन बॉक्स, लीव द पोलिंग स्टेशन। तो ये पूरा प्रोसेस होता है एक वोट कास्ट करने का। जी हां, वोट कास्ट करने का जो प्रोसीजर होता है उसकी बात की जा रही है वोटिंग प्रोसीजर में, जो कि आपका इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन नंबर 84 है। सेक्शन नंबर 85 टेंडर्ड बैलेट पेपर्स। टेंडर्ड बैलेट पेपर से क्या मुराद है, हम इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं। If a voter arrives but someone has already voted in his name, this voter may apply for a ballot. अब टेंडर बैलेट पेपर्स की बात की जा रही है कि वो ये है कि एक वोटर आया है पोलिंग स्टेशन पे, लेकिन किसी और शख्स ने वोट कास्ट कर दिया है उसके नाम का, तो वो वोटर क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है बैलेट के लिए। A case of double claim impersonation इसको कहा जाता है। If the applicant proves identity as per section 84, अगर कोई शख्स क्या करता है, अपनी आइडेंटिटी प्रूव कर देता है, जी हां, जो कि ऊपर बात की गई है वोटिंग प्रोसीजर में कि वो अपना CNIC दिखा देता है, तो वो सब वो जो आइडेंटिटी है वो कर देता है, अपनी प्रूव कर देता है, he receives a tendered ballot paper। उसको क्या दिया जाएगा, टेंडर्ड बैलेट पेपर दिया जाएगा। आइडेंटिटी वेरीफाइड, टेंडर्ड बैलेट पेपर उसको दे दिया जाएगा। अब यहां पे सबसे पहले आपने ये समझना है कि टेंडर्ड बैलेट पेपर क्या है। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि एक वोटर पोलिंग स्टेशन पे आया तो वहां पर आकर पता चला कि उसके नाम का वोट कोई और कास्ट कर गया है, तो ऐसे शख्स को बैलेट पेपर दिया जाएगा। किस सूरत में, जब वो अपनी आइडेंटिटी क्या कर देगा, प्रूव कर देगा। ठीक है। इफ ही कैन नॉट प्रूव आइडेंटिटी, अगर वो अपनी आइडेंटिटी प्रूव नहीं कर पाता तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर मे प्रोसीड अगेंस्ट हिम फॉर पर्सोनेशन। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसके खिलाफ क्या कर सकता है, जी हां, पर्सोनेशन कर सकता है, फ्रॉड कर सकता है, यानी फॉल्स आइडेंटिटी क्रिमिनल ऑफेंस बन जाएगा, तो उसे गिरफ्तार भी करवा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। After marking, the tendered ballot is not placed in the ballot box. It is put in a separate packet labeled tendered ballot paper. तो tendered ballots are never mixed with the regular votes. याद रखिएगा, जो tendered ballots होते हैं, जो इस तरह के वोट्स होते हैं, उसको रेगुलर जो बॉक्स होता है उसमें नहीं डाला जाता, बल्कि उनको अलग रखा जाता है। Presiding officer enters the voter's name and roll numbers in the tender voter list. तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्या करता है, वोटर्स का नाम डालता है, रोल नंबर डालता है, किस चीज में, जी हां, टेंडर्ड बैलेट टेंडर्ड वोटर लिस्ट में। ठीक है, प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग के लिए। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स टेंडर वोटर्स लिस्ट प्लस CNIC कॉपीज प्लस डॉक्यूमेंट्स टू प्रिजाइडिंग ऑफिसर एंड प्रिजाइडिंग ऑफिसर सेंड्स देम टू ECP। ठीक है, along with
electoral roll and what? Counterfoils. Full documentation goes to ECP. यानी वो सारी की सारी डॉक्यूमेंटेशन कहां चली जाती है? ईसीपी चली जाती है। तो ईसीपी फिर बाद में डिसाइड करता है कि आया ये जो वोट डाला गया है, जो टेंडर वोट डाला गया है, ये एलिजिबल है, सही है या नहीं है। ईसीपी सेंड्स द डॉक्यूमेंट्स टू नादरा फॉर फॉरेंसिक। तो ईसीपी क्या करता है? ईसीपी वो जो सारी इंफॉर्मेशन आती है टेंडर बैलेट्स के हवाले से, टेंडर वोट्स के हवाले से, वो भेज देता है कि इसको नादरा को भेज देता है ताकि उसका फॉरेंसिक कराया जाए। वेरिफिकेशन टू आइडेंटिटी इंपर्सोनेशन, नादरा चेक्स द थंब इंप्रेशन एंड आइडेंटिटी। तो नादरा क्या करता है? थंब इंप्रेशन चेक करता है, उसकी वोटर्स की आइडेंटिटी चेक करता है। नादरा सबमिट्स रिपोर्ट्स, ईसीपी इनिशियस लीगल अगेंस्ट इंपर्सोनेटर्स एंड नेग्लिजेंट इलेक्शन ऑफिशियल्स। तो याद रखिएगा इस सूरत हाल में अगर ये पता लग जाता है कि जो टेंडर्ड वोट डाला गया है वो बेसिकली क्या है, जी हाँ, वो जाहिर हो जाता है कि ये फ्रॉड के जरिए उसने धोखा देने की कोशिश की है, तो न सिर्फ उसके खिलाफ बल्कि जो इलेक्शन ऑफिशियल्स होंगे उस पोलिंग स्टेशन पे उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। तो पर्सोनेटर प्लस नेग्लिजेंट स्टाफ फेस पेनाल्टीज, तो उन पर पेनाल्टीज भी लगाई जा सकती है। पेनाल्टीज की बात हम इलेक्शन एक्ट 2017 में आगे चलकर करेंगे, ठीक है, उसके लिए अलग से एक चैप्टर है। सेक्शन नंबर 86, चैलेंज ऑफ वोटर्स, ठीक है। तो चैलेंज बाय कैंडिडेट एजेंट विद ₹100 डिपॉजिट। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर वार्न्स वोटर, टेक्स थंब इंप्रेशन, इशू चैलेंज बैलेट, record details, stores ballot separately and counted under section 90। आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 87, स्पॉइल्ड बैलेट पेपर्स। स्पॉइल्ड बैलेट पेपर से क्या मुराद है? इसको हम अगेन जिस तरह से हमने टेंडर्ड बैलेट पेपर्स के हवाले से आपको समझाया, इसी तरह से हम यहां पर आपको स्पॉइल्ड बैलेट पेपर्स के बारे में समझा देते हैं। अ वोटर हु स्पॉइल्स अ बैलेट पेपर बाय मिस्टेक, यानी उसकी गलती नहीं थी, यानी उसने जानबूझकर नहीं बल्कि गलती से उससे क्या हुआ, बैलेट पेपर क्या हो गया, स्पॉइल्ड हो गया। मे रिटर्न इट एंड गेट अ न्यू बैलेट पेपर। तो वो क्या करेगा, उस बैलेट पेपर को प्रिजाइडिंग ऑफिसर को वापस देगा और नया बैलेट पेपर ले लेगा। स्पॉइलेज मस्ट बी एक्सीडेंटल। अब ऐसी सूरत में याद रखिएगा कि जानबूझकर उसने ना किया हो। वोटर से अगर मिस्टेकनली हो गया, बैलेट पेपर जाया हो गया, तो उसको नया बैलेट पेपर दिया जाएगा। अगर मिस्टेकनली नहीं हुआ, जानबूझकर हुआ है, तो उसको नया बैलेट पेपर नहीं दिया जाएगा। वोटर मस्ट कन्विंस द प्रिजाइडिंग ऑफिसर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर को उसे कायल करना होगा कि मुझसे ये जो हुआ है गलती से हुआ है। द वोटर मस्ट प्रूव inadvertence the presiding officer and return the spoiled paper, only then fresh ballot paper can be issued। अच्छा, presiding officer shall cancel the returned spoiled ballot paper, the ballot is officially invalidated। तो presiding officer must make a note on the counterfoil and sign it documentation for record and audit। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर शैल आल्सो साइन द कैंसल्ड बैलेट पेपर। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर वो क्या करेगा, जो बैलेट पेपर जाया हुआ होगा उस पर अपनी सिग्नेचर्स करेगा, ठीक है। इंश्योर्स ऑथेंटिकेशन ऑफ द कैंसिलेशन। द कैंसल्ड बैलेट पेपर मस्ट बी प्लेस्ड इन अ सेपरेट पैक्ड labeled spoiled ballot papers। spoiled ballot papers are kept separately from all other ballots। आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 88, स्टॉपिंग ऑफ द पोल। स्टॉपिंग ऑफ द पोल ये क्या है, इसको समझ लेते हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर मस्ट स्टॉप द पोल एंड इन्फॉर्म इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग अकर। पोल स्टॉप्स ओनली इन सीरियस सिचुएशंस। अब जो आपकी पोलिंग है वो सीरियस सिचुएशंस में रोकी जा सकती है। अक्सर आपने जनरल इलेक्शंस में न्यूज चैनल्स पर सुना होगा कि फलां जगह पर फायरिंग हो गई, दो ग्रोहों के दरमियान लड़ाई हो गई, पोलिंग रोक दी गई। तो इस तरह की सूरत हाल में पोलिंग रोकी जा सकती है। तो पोल इज इंटरप्टेड, ऑब्स्ट्रक्टेड ड्यू टू रीजंस बियॉन्ड प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कंट्रोल। ऐसे रीजंस जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जिनको कंट्रोल न कर सकता हो, एंड कैन नॉट रिज्यूम विद इन पोलिंग आवर्स, तो वो क्या करेगा, वहां पर पोल रोक देगा। यानी वायलेंस हो सकता है, अटैक हो सकता है, नेचुरल डिजास्टर हो सकता है। ऐसी सूरत हाल पेश आए तो पोल रोका जा सकता है। बैलेट बॉक्स इज टेकन अवे, डिस्ट्रॉयड, लॉस्ट, डैमेज और टेम्पर्ड सच दैट रिजल्ट्स कैन नॉट बी डिटरमिन्ड।
इस सूरत हाल में भी पोलिंग रोकी जाती है जब कभी जो बैलेट बॉक्स है वो कोई चुरा कर ले गया हो, बैलेट बॉक्स को जला दिया गया हो, उसे तोड़ दिया गया हो, ऐसी सिचुएशन में पोलिंग रोक दी जाती है। इफ बॉक्स कॉम्प्रोमाइज्ड, पोल मस्ट बी स्टॉप्ड। तो रिटर्निंग ऑफिसर मस्ट इमीडिएटली रिपोर्ट टू द कमीशन। जो रिटर्निंग ऑफिसर होगा वो ऐसी सूरत हाल जल्द से जल्द किसको बताएगा? जल्दी से मुझे बताएं। जी हां, ऑब्वियसली तो रिटर्निंग ऑफिसर जल्द से जल्द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस सूरत हाल से बताएगा कि यहां पर पोलिंग रोक दी गई है, रोकी क्यों गई है, उसकी ये वजह है। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान विल ऑर्डर फ्रेश पोल अनलेस द ओवरऑल इलेक्शन रिजल्ट इज अनअफेक्टेड बाय द इशू एट दैट स्टेशन। तो फ्रेश पोल नॉट नीडेड इफ रिमेनिंग रिजल्ट्स ऑलरेडी डिटरमिन द विनर। इफ फ्रेश पोल ऑर्डर्ड, अगर फ्रेश पोल ऑर्डर्ड हो जाते हैं, ठीक है, ईसीपी नोटिफाई करेगा डेट, प्लेस ऑफ पोलिंग आवर्स। तो फ्रेश पोल पब्लिकली अनाउंस थ्रू ऑफिशियल गजट। तो रिटर्निंग ऑफिसर गिव्स पब्लिक नोटिस ऑफ न्यू डेट, प्लेस एंड आवर्स। तो रिटर्निंग ऑफिसर क्या करेगा? लोगों को पब्लिक नोटिस के जरिए नई डेट बताएगा, नई जगह बताएगा और आवर्स बताएगा। ठीक है, ये लोकल अनाउंसमेंट होगी रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से। एट फ्रेश पोल ऑल एलिजिबल वोटर्स में वोट अगेन। जो भी आपका वोटिंग डे होगा, जो दोबारा से डिसाइड होगा, ठीक है, उसमें जितने भी एलिजिबल वोटर्स हैं वो वोट कास्ट कर सकते हैं दोबारा से। वोटर्स फ्रॉम द अर्लियर स्टॉप्ड पोल आर नॉट काउंटेड। जो पहले से वोट डले हुए होंगे लड़ाई से पहले, यानी पोलिंग स्टॉप होने से पहले, वो काउंट नहीं होंगे। फ्रेश पोल, प्रीवियस पोल कैंसल्ड कंप्लीटली। ऑल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट अप्लाई टू फ्रेश पोल, सेम रूल एज नॉर्मल इलेक्शन डे। सेक्शन नंबर 89 विच इज वोटिंग आफ्टर क्लोज ऑफ पोल। ठीक है, बहुत ही अहम सेक्शन है, इसको समझ लेते हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर कैन नॉट इश्यू एनी बैलेट पेपर आफ्टर ऑफिशियल क्लोजिंग टाइम ऑफ पोल। यानी इलेक्शन का टाइम खत्म हो गया, उसके बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर कोई भी नया बैलेट पेपर इशू नहीं कर सकता। नो न्यू वोटर इज अलाउड टू स्टार्ट द प्रोसेस आफ्टर क्लोजिंग टाइम। एक्सेप्शन क्या हो सकती है इसमें? जी हां, एक्सेप्शन ये हो सकती है कि ओनली पर्संस ऑलरेडी प्रेजेंट इनसाइड द पोलिंग स्टेशन। अब मैं आपको इसकी एक मिसाल दूंगा। ये पोलिंग स्टेशन है, एक स्कूल में कायम किया गया है। पोलिंग टाइम है 5 बजे। अब 5 बजे एग्जैक्ट क्या होगा? जो स्कूल का बाहर वाला गेट होगा ना, जहां से वोटर्स दाखिल हो रहे हैं, उस गेट से अंदर अंदर जितने भी अफराद होंगे तो वो तो वोट कास्ट कर सकते हैं, चाहे उन्हें 5 मिनट लगे, मजीद 10 मिनट लगे। लेकिन उस गेट से जो बाहर वाले लोग हैं उनको वोट कास्ट नहीं करने दिया जाएगा। इफ अ वोटर इज ऑलरेडी इनसाइड द बिल्डिंग टेंट इनक्लोजर बिफोर क्लोजिंग टाइम, ही मस्ट बी अलाउड टू वोट। ठीक है, वोटर्स वेटिंग इनसाइड बट नॉट येट वोटेड मस्ट बी अलाउड टू कास्ट देयर वोट। यानी जो लोग अंदर होंगे पोलिंग स्टेशन के, उनको चाहे 6 बजे, चाहे 6:30 बजे, चाहे 6:15 बजे उनको वोट कास्ट करने दिया जाएगा। तो प्रेजेंस इनसाइड, राइट टू वोट इवन आफ्टर क्लोजिंग टाइम। Persons arriving after the closing hour cannot vote। कोई भी शख्स वोटिंग आवर्स के बाद आ रहा है तो उसको वोट नहीं कास्ट करने दिया जाएगा। सेक्शन नंबर 90 है प्रोसीडिंग्स एट द क्लोज ऑफ पोल। ठीक है, तो ये प्रोसीडिंग्स क्या होंगी इसके बारे में हम जान लेते हैं। काउंट स्टार्ट्स इमीडिएटली आफ्टर क्लोज ऑफ पोल इन प्रेजेंस ऑफ कैंडिडेट्स, एजेंट्स या ऑब्जर्वर्स। जैसे ही पोलिंग का टाइम खत्म होगा उसके बाद क्या होगा? कैंडिडेट की मौजूदगी में या उसके एजेंट की मौजूदगी में या ऑब्जर्वर्स की मौजूदगी में क्या होगा? काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी फौरन। ठीक है, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर मस्ट प्रोवाइड फुल फैसिलिटी टू ऑब्जर्व काउंटिंग। एजेंट्स मस्ट क्लियरली सी काउंटिंग प्रोसेस। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर को यह यकीनी बनाना है कि एजेंट जो मौजूद है वो वाज़े तौर पर काउंटिंग को देख सके। ओनली ऑथराइज्ड पीपल अलाउड ड्यूरिंग काउंटिंग। जब काउंटिंग हो रही होगी तो उस जगह पर सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज्ड लोग ही दाखिल हो सकते हैं। नो आउटसाइडर्स आर अलाउड। ओपन टेंडर्ड एंड चैलेंज बैलेट पैकेट्स एंड काउंट देम। ठीक है, तो टेंडर्ड एंड चैलेंज आर आल्सो प्रोसेस। जो बैलेट पेपर, जो बैलेट में डाले गए होंगे टेंडर वोट्स या चैलेंज वोट्स, वो भी काउंट किए जाएंगे। ठीक है, ये बात की बात है कि जब मामला ईसीपी में जाएगा, ईसीपी नादरा को भेजेगा, नादरा
उसको वेरीफाई करता है कि ये वोट एलिजिबल है या नहीं है, वो बात की बात है, ठीक है, लेकिन उस वक्त उसको काउंट किया जाएगा। एक्सक्लूड इनवैलिड बैलेट्स, नो स्टैम्प, एक्स्ट्रा मार्क्स, अनक्लियर मार्क, मिसिंग मार्क, ऑब्जेक्ट अटैच, ओनली वैलिड पेपर्स आर काउंटेड। तो कभी कभार आपने देखा होगा कि बहुत से वोट जाया हो जाते हैं। जाया कैसे कि कोई वोटर है, उसने दो सिंबल्स के दरमियान ही स्टैंप कर दिया है, ठीक है, दो सिंबल्स के दरमियान उसने ठप्पा लगा दिया है, या फिर वो ठप्पा लगाना ही भूल गया, तो ऐसे वोट जो है ऑब्वियसली काउंट नहीं होंगे। मार्क मस्ट बी हाफ इनसाइड वन कैंडिडेट्स बॉक्स, 50-50 मार्क इज इनवैलिड। यानी जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो सिंबल्स हैं, यानी आधा जो आपकी मोहर है वो एक सिंबल पे है और आधी मोहर एक सिंबल पे है, ऐसे वोट भी जो है वो काउंट नहीं किए जाएंगे। रीकाउंट अलाउड वंस बाय प्रिजाइडिंग ऑफिसर हिमसेल्फ और अ कैंडिडेट एजेंट रिक्वेस्टेड। रीकाउंटिंग अलाउ होती है कि जब आपकी जो काउंटिंग हो जाती है तो उसके बाद अगर जो कैंडिडेट है, जो पोलिंग एजेंट है, अगर वो मुतासर नहीं होता तो उसके लिए रीकाउंटिंग की जा सकती है। ओनली वन रीकाउंट इज अलाउड, ठीक है। वैलिड बैलेट्स फॉर ईच कैंडिडेट सील्ड इन अ सेपरेट पैकेट्स विद अ नंबर ऑफ वर्ड्स एंड फिगर्स, ईच कैंडिडेट वोट्स सील्ड सेपरेटली। रिजेक्टेड बैलेट्स सील्ड इन अ सेपरेट पैकेट विद नंबर्स रिटन, ठीक है। उसके बाद इनवैलिड वोटर्स सिक्योरली सेपरेटेड, ठीक है। ऑल पैकेट्स प्लेस्ड इन अ प्रिंसिपल सील्ड पैकेट, और फाइनल सीलिंग उस पर लग जाती है। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर प्रिपेयर्स द रिजल्ट फॉर द काउंट, वैलिड वोट्स प्लस एक्सक्लूडेड बैलेट्स, ऑफिशियल काउंट रिपोर्ट हो जाता है। उसके बाद जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है वो प्रिपेयर करता है बैलेट पेपर, अकाउंट, रिसीव्ड, अनइश्यूड, यूज्ड, टेंडर, चैलेंज स्पॉइल्ड। तो वो एक रिपोर्ट बनाता है, फुल ऑडिट ऑफ बैलेट पेपर्स, ठीक है, कि कितने जो वोट्स थे वो रिजेक्ट हुए हैं, कितने वोट्स जो थे वो टेंडर्ड वोट्स थे, ठीक है, कितने वोट्स जो है वो चैलेंज नोट्स हैं, और कितने जो वोट्स हैं वो स्पॉइल्ड हुए हैं, ठीक है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर साइन रिजल्ट, अकाउंट, सिग्नेचर्स ऑफ सीनियर एपीओ, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर प्लस एजेंट्स, ऑब्जर्वर्स, रिक्वायर्ड रिफ्यूजल्स नोटेड। तो मैंडेटरी सिग्नेचर्स लाजमी होनी चाहिए। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर गिव्स साइंड कॉपीज ऑफ रिजल्ट एंड अकाउंट टू कैंडिडेट्स, एजेंट्स एंड टेक्स रिसीट। तो किसको दिए जाते हैं? जी हाँ, प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्या करेगा, जो रिजल्ट होगा पोलिंग स्टेशन का वो एजेंट्स को देगा, कैंडिडेट को देगा, और उनसे रिसीट लेगा। कैंडिडेट्स गेट कॉपीज ऑन द स्पॉट। प्रिजाइडिंग ऑफिसर मस्ट डिस्प्ले कॉपीज पब्लिकली एट पोलिंग स्टेशन, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी रिक्वायरमेंट यहां पर जरूरी है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्या करेगा, सील्स सेपरेट पैकेट्स, अनइश्यूड, टेंडर्ड, चैलेंज, स्पॉइल्स, रोल्स, काउंटरफॉइल्स, एटीसी, ऑल डॉक्यूमेंट सेपरेटली सील्ड। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर न सिर्फ रिपोर्ट बनाएगा बल्कि वो जो टेम्पर्ड वोट्स होंगे, ठीक है, तो वो सबका एक अलग से बॉक्स लगा के उसको सील कर देगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑब्टेन्स सिग्नेचर ऑन ईच पैकेट, रिफ्यूजल रिकॉर्डेड, पैकेट ऑथेंटिकेशन, कैंडिडेट्स एजेंट्स में अफिक्स देयर ओन सील्स टू, ठीक है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर मस्ट पर्सनली डिलीवर रिजल्ट्स, रिकॉर्ड्स टू रिटर्निंग ऑफिसर। अब यहां पर ड्यूटी जान लीजिए कि जब काउंटिंग हो जाए, रिजल्ट्स पोलिंग स्टेशन के तैयार हो जाए, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने बजाते खुद, ये नहीं कि अपना असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर भेज दिया, ठीक है, तो बजाते खुद जाकर रिटर्निंग ऑफिसर को वो रिजल्ट्स देने हैं। डिले अगर होगा तो डिसिप्लिनरी एक्शन होगा और सैलरी विद हेल्ड रख ली जाएगी। फास्ट डिलीवरी रिक्वायर्ड, डिले पनिशमेंट, यानी अगर आप डिले करेंगे, रिजल्ट्स नहीं देंगे, ठीक है, आरटीएस बिठा देंगे, तो फिर ऑब्वियसली आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। सेक्शन नंबर 91 है स्टेटमेंट अबाउट टर्न आउट ऑफ वुमेन वोटर्स। अब आपने देखा होगा कि पाकिस्तान भर में अब तक जितने भी जनरल इलेक्शंस हुए हैं, या मैंने जब से होश संभाला है, जितने भी जनरल इलेक्शंस विटनेस किए हैं, तो वुमेन वोटर्स का जो टर्न आउट है वो हमेशा क्या होता है, कम ही होता है, क्योंकि औरतों को निकलने नहीं दिया जाता। आप बलूचिस्तान की बात कर लें, आप केपीके की बात कर लें, आप सिंध की बात कर लें, वहां पर औरतों को वोट कास्ट करने नहीं दिया जाता, ठीक है। तो इस वजह से इन तीन सूबों में तो जो वुमेन का टर्न आउट है वोटिंग का वो बहुत कम होता है, ठीक है। अब यहां पर बात की जा रही है स्टेटमेंट अबाउट टर्न आउट ऑफ वुमेन वोटर्स। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर मस्ट प्रिपेयर अ जेंडर disaggregated statement showing
टोटल मेल वोटर्स, तो क्या करेगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर, अपने पोलिंग स्टेशन की एक रिपोर्ट बनाएगा कि कितने मेल वोटर्स थे, कितने फीमेल वोटर्स थे। ठीक है, टोटल वोट्स कास्ट बाय अ मैन, टोटल वोट्स कास्ट बाय अ वुमेन, वो एक रिपोर्ट बना लेगा, अ सेपरेट स्टेटमेंट शोइंग हाउ मेनी मैन and women voted and how many were registered. The presiding officer must send this gender wise statement. जी हां, प्रिजाइडिंग ऑफिसर को जेंडर वाइज अपने पोलिंग स्टेशन की रिपोर्ट बनानी है कि इस पोलिंग स्टेशन पर कितने मर्दों ने वोट कास्ट किया, कितनी औरतों ने वोट कास्ट किया। ठीक है, वो किसको देगा ये रिपोर्ट, रिटर्निंग ऑफिसर को देगा, और रिटर्निंग ऑफिसर ये रिपोर्ट कहां पर जमा कराएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा कराएगा अलॉन्ग विद द रिजल्ट्स। Gender turnout statement is sent at the same time as election results. ठीक है, if the presiding officer believes women were stopped, restrained from voting due to any agreement, express or implied, he may send a special report to RO and ECP at any time during or after the polling. अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर को लगे कि इस इलाके में जानबूझकर औरत को वोट कास्ट करने से रोका गया है, ठीक है, या किसी बुनियाद पर वोट कास्ट करने से रोका गया है, तो वो स्पेशल एक रिपोर्ट तैयार करेगा, या तो वो ड्यूरिंग द पोल भेज सकता है वो रिपोर्ट, या जब वो रिजल्ट तैयार कर ले और बाद में आखिर में एक रिपोर्ट बनाए तो उसमें भी वो जाकर ये रिपोर्ट कर सकता है। इफ देयर इज अ वुमेन वोटिंग सप्रेशन, प्रिजाइडिंग ऑफिसर मस्ट रिपोर्ट इट इमीडिएटली। सेक्शन नंबर 92, अनाउंसमेंट ऑफ प्रोविजनल रिजल्ट। जी हां, अब यहां पर जब जनरल इलेक्शंस का जो पोल टाइम है, यानी जब वोटिंग का टाइम खत्म हो जाता है, तो अक्सर आपने न्यूज चैनल्स पर देखा होगा कि जियो न्यूज अपनी पहली जो रिजल्ट है जनरल इलेक्शंस की वो आपके सामने ला रहा है। हम चैनल ने सबसे पहला रिजल्ट आपके सामने लाया। ये जितने भी रिजल्ट्स आपको टीवी चैनल्स पर दिख रहे होते हैं 5 बजे के फौरन बाद, ये प्रोविजनल रिजल्ट्स होते हैं। ये क्या होते हैं, याद रखिएगा, ये प्रोविजनल रिजल्ट्स होते हैं। तो सेक्शन नंबर 92 में बात की जा रही है अनाउंसमेंट ऑफ प्रोविजनल रिजल्ट्स। तो रिटर्निंग ऑफिसर रिसीव्स रिजल्ट ऑफ द काउंट फ्रॉम ऑल प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी। ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, फॉर एग्जांपल नेशनल असेंबली की कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर 201, अब 201 की जो नेशनल असेंबली की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें जितने भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होंगे वो अपने अपने रिजल्ट जाके किसको देंगे, जी हां, रिटर्निंग ऑफिसर को देंगे। फर्स्ट स्टेप ये है कि ऑल पोलिंग स्टेशन रिजल्ट्स रीच द रिटर्निंग ऑफिसर, ये पहला क्या है, स्टेप है। ठीक है, फिर रिटर्निंग ऑफिसर प्रिपेयर्स अ प्रोविजनल कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट फॉर रिजल्ट्स ऑफ द काउंट। फिर जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है, याद रख लीजिए, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर रिटर्निंग ऑफिसर को अपने रिजल्ट्स, अपने पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट्स दे देते हैं, उसके बाद जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है वो प्रोविजनल रिजल्ट जो है वो कंसोलिडेट करता है, इकट्ठे करता है। ही मेक्स वन कंबाइंड रिजल्ट फॉर द होल कॉन्स्टिट्यूंसी। तो वो क्या करता है, अपनी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का एक रिजल्ट बनाता है। प्रोविजनल रिजल्ट इज प्रिपेयर्ड एक्सक्लूडिंग पोस्टल बैलेट्स। यहां पर बात करूंगा पोस्टल बैलेट्स की। ये जो प्रोविजनल रिजल्ट्स होते हैं इसमें पोस्टल बैलेट्स शामिल नहीं होते। पोस्टल बैलेट के जरिए जो वोट कास्ट किया जाता है वो इसमें शामिल नहीं होते। तो पोस्टल बैलेट्स आर एडेड लेटर, नॉट इन दिस प्रोविजनल स्टेटमेंट। ठीक है, तो प्रोविजनल कंसोलिडेटेड रिजल्ट इज प्रिपेयर्ड एंड अनाउंस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स, इलेक्शन एजेंट्स और ऑथराइज्ड ऑब्जर्वर्स। अब ये जो रिटर्निंग ऑफिसर होगा जब प्रोविजनल रिजल्ट अनाउंस कर रहा होगा तो उस वक्त या तो कैंडिडेट खुद मौजूद होना चाहिए, या उसका एजेंट मौजूद होना चाहिए, या कोई ऑथराइज्ड ऑब्जर्वर वहां पर मौजूद होना चाहिए। अनाउंसमेंट मस्ट बी ट्रांसपेरेंट एंड ओपन टू स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर से मुराद, जी हां, दोनों जो इलेक्शन, जो भी पॉलिटिकल पार्टी या जो दो लोग इलेक्शन लड़ रहे होंगे तो वहां पर वो दो लोगों की मौजूदगी होना लाजमी है। तो अगर वो मौजूद नहीं है तो पोलिंग एजेंट्स वहां पर होना लाजमी है। रिटर्निंग ऑफिसर साइंस एंड अफेक्ट्स अ कॉपी ऑफ द प्रोविजनल कंसोलिडेटेड रिजल्ट एट अ conspicuous place in his office। ठीक है, पब्लिक कैन सी प्रोविजनल रिजल्ट्स एट आरओ ऑफिस। अब जो आरओ ऑफिस का होगा वहां पर लोग जाकर जो प्रोविजनल रिजल्ट्स हैं उसको देख सकते हैं। आरओ सेंड्स अ कॉपी टू द प्रोविजनल कंसोलिडेटेड रिजल्ट to the Election Commission of Pakistan. Then ECP also receives the provisional results officially. ठीक है,
तो आरओ क्या करता है, वो जो उसने कंसोलिडेट किए होते हैं प्रोविजनल रिजल्ट्स, वो भेज देता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जब वो प्रोविजनल रिजल्ट्स मिल जाते हैं ऑफिशियली, फिर उसके बाद आखिर में जाकर जो एक गजट में नाम आ जाते हैं लोगों के कि ये इलेक्शन इस कॉन्स्टिट्यूंसी से ये जो उम्मीदवार है वो कामयाब हुआ, वो कहलाता है ऑफिशियल रिजल्ट। ठीक है, जो कि 1 या 1.5 दिन बाद जो है वो आता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर। सेक्शन नंबर 93 है पोस्टल बैलेट, इसको समझ लेते हैं, जिसकी बात अभी की जा रही थी, जिसमें मैं बता रहा था कि प्रोविजनल रिजल्ट्स में जो पोस्टल बैलेट्स होते हैं वो शामिल नहीं होते। ठीक है, persons under section 27(2) 27(3) में वोट बाय पोस्टल बैलेट। याद होगा आपको, लेक्चर नंबर 1 में मैं आपको पढ़ा चुका हूं, उसके लिए आपको जी हां लेक्चर नंबर 1 देखना होगा कि वो कौन लोग होते हैं, ठीक है, जो पोस्टल बैलेट के जरिए वोट कास्ट कर सकते हैं। इसमें दोबारा से चलें, रिपीट कर देते हैं आपके लिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, फॉर एग्जाम्पल मैं रहने वाला हूं सिंध का, मैं अपनी ड्यूटीज सर अंजाम दे रहा हूं कहां पर, इस्लामाबाद में, तो मैं तो अपना 15-20 हज़ार या 10 हज़ार खर्च करके अपने शहर तो नहीं जा सकता ना इलेक्शन वाले दिन, तो मैं क्या करूंगा, मैं पोस्टल बैलेट के जरिए अपना वोट कास्ट कर दूंगा। ठीक है, persons including police appointed by RO for a duty at a polling station other than their own। ठीक है, तो इसको हम जल्दी से वाइंड अप कर लेते हैं। ये सबको पता है कि पोस्टल बैलेट के जरिए वही लोग वोट कास्ट करते हैं जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में उस वक्त मौजूद नहीं होते। ठीक है, पर्सन्स डिटेन्ड इन प्रिजन और कस्टडी, अब वो लोग जो कहां पर हैं, जी हां जेलों में हैं। ठीक है, ऑब्वियसली बहिस्सत पाकिस्तानी उनका भी हक है कि वो क्या करें, वोट कास्ट करें। तो जेल इनमेट्स, डिटेनीज जो होते हैं वो भी अपना पोस्टल वोट के जरिए वोट कास्ट कर सकते हैं। वोटर्स अंडर ACD must apply within the time fixed by the ECP after elections program। इलेक्शन प्रोग्राम जब अनाउंस करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तो पोस्टल बैलेट के हवाले से भी टाइमलाइन दे देता है कि इन अयाम में आप अपना पोस्टल बैलेट कास्ट कर सकते हैं। मस्ट अप्लाई अर्ली विदिन ECP टाइमलाइन। वोटर्स अंडर B मस्ट अप्लाई विदिन 3 days of the appointment। Polling staff deadline is 3 days। Application to returning officer must include name, address, serial number on roll। Standard postal ballot application, तो RO sends ballot plus special envelope with the certificate of posting to voter by post, official prepaid envelope for return। RO notes date of receiving application, late application rejected, no late submission is allowed। RO क्या करता है, seals all the counterfoils after sending postal ballots, signed packet and notes quantity, security sealing requirement। Voters marks ballot and ports it back to returning officer so it reaches before a polling day। Postal ballot must arrive before election day। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही अहम सेक्शन है और अक्सर हमारी खबरों में रहता है, वो है ओवरसीज पाकिस्तान का वोटिंग करना। सेक्शन नंबर 94 ऑफ इलेक्शन एक्ट 2017 इज रिलेटेड टू वोटिंग बाय ओवरसीज पाकिस्तानीज। ठीक है, इसको समझ लेते हैं, बहुत ही अहम है। ECP may conduct pilot projects for voting by overseas Pakistanis in by-elections only। जी हाँ, ECP may conduct pilot projects for voting by overseas Pakistanis in by-elections only। यानी पायलट प्रोजेक्ट से ये मुराद कि जो प्रैक्टिसेस आपकी रेगुलरली नहीं होती, तो आप क्या करते हैं, जनरल इलेक्शंस में उनको चेक नहीं करते, बल्कि जो बाय इलेक्शंस होते हैं उसमें एज अ पायलट प्रोजेक्ट आप चेक करते हैं कि किस तरह से ओवरसीज पाकिस्तानीज अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानीज वोटिंग इज नॉट फुली इंप्लीमेंटेड। अब तक पाकिस्तान में जो ओवरसीज पाकिस्तानीज की जो वोटिंग है वो फुली इंप्लीमेंटेड नहीं है, याद रखिएगा। हाँ, ECP का मिशन है, उसका ऑब्जेक्टिव है कि ओवरसीज पाकिस्तानीज को भी जनरल इलेक्शंस की वोटिंग में शामिल किया जाए। तो इसी वजह से वो ये कहते हैं कि बाय इलेक्शंस में, जिसे हम उर्दू ज़ुबान में ज़िमनी इंतखाबात कहते हैं, वो ये कहते हैं कि इन इंतखाबात के अंदर हम जो भी जो प्रोसीजर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं वोटिंग बाय ओवरसीज पाकिस्तानीज के हवाले से, उसको हम वक्तन फ़वक्तन चेक करते रहेंगे।
पर्पस क्या है? टेस्ट टेक्निकल फिजिबिलिटी, सीक्रेसी, सिक्योरिटी, फाइनेंशियल वायलेबिलिटी. ECP must check whether the system is safe, secret, secure, affordable. ECP must share pilot results with the government. अब जो भी पायलट रिजल्ट्स होंगे वो जरूर ECP ने गवर्नमेंट के साथ शेयर करने हैं. गवर्नमेंट मस्ट रिसीव डिटेल्ड रिपोर्ट. गवर्नमेंट मस्ट table the report before both houses of parliament, senate and national assembly. Report is placed before the national assembly, senate. Definition of overseas Pakistani जान लीजिए. Citizens under Pakistan Citizenship Act 1951 और holder of NICOP, जी हाँ, under Nadra Ordinance 2000 and living or working abroad for at least 6 months, temporary or permanent. Overseas Pakistani citizen abroad for 6 months with an ICOP और citizenship. तो याद रखिएगा, दोबारा से रिपीट करता हूं, अब तक पाकिस्तान में ओवरसीज से रिलेटेड जो वोटिंग है वो इंप्लीमेंटेड नहीं है. सेक्शन नंबर 95 है कंसोलिडेशन ऑफ रिजल्ट्स. ठीक है. आफ्टर प्रोविजनल रिजल्ट्स, रिटर्निंग ऑफिसर गिव्स रिटन नोटिस, डे, टाइम, प्लेस फॉर कंसोलिडेशन टू कैंडिडेट्स एजेंट. RO मस्ट इन्फॉर्म ऑल द कैंडिडेट्स अबाउट कंसोलिडेशन शेड्यूल. ठीक है. तो वो शेड्यूल दे देता है कैंडिडेट्स को कि अब जो रिजल्ट्स हैं वो कंसोलिडेट किए जाएंगे, इस दिन किए जाएंगे, टाइम ये होगा, प्लेस ये होगी. कंसोलिडेशन डन इन प्रेजेंस ऑफ कैंडिडेट्स एजेंट्स इंक्लूड पोस्टल बैलेट्स रिसीव्ड बिफोर टाइम. तो ट्रांसपेरेंसी इसमें देखी जाती है. ठीक है. ओनली वन एजेंट पर कैंडिडेट इज अलाउड, यानी हर एक कैंडिडेट का एक ही जो एजेंट होता है वो अलाउ होता है कि वो वहां पर मौजूद हो जब ये कंसोलिडेशन ऑफ रिजल्ट्स हो रही हो. लिमिट्स क्राउडिंग. ठीक है. RO examines ballot papers excluded by presiding officer is wrongly rejected. RO includes them. RO can restore wrongly rejected ballots. तो RO counts postal ballots and includes valid votes. Rejected postal ballots on section 90 on grounds postal ballots go through same validity rules, जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं. तो रिटर्निंग ऑफिसर mentions rejects postal ballots सेपरेटली इन कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट जो बनाएगा उसमें उसने मेंशन करना है पोस्टल बैलेट्स जो क्या हुए हैं, रिजेक्ट हुए हैं, सेपरेट अकाउंटिंग ऑफ रिजेक्टेड पोस्टल वोट्स. ठीक है. अब ये अमेंडमेंट हुई थी 2023 में, याद रखिएगा. अगस्त 2023 में आप जानते हैं कि इलेक्शन एक्ट 2017 में कुछ अमेंडमेंट्स हुई थी. उसमें से एक अमेंडमेंट आपकी सेक्शन नंबर 95 में हुई थी रिलेटेड टू कंसोलिडेशन ऑफ रिजल्ट्स के हवाले से कि ये रिटर्निंग ऑफिसर, दोबारा से सुन लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. रिटर्निंग ऑफिसर मस्ट रिकाउंट वन और मोर पोलिंग स्टेशंस इफ अ मार्जिन ऑफ अ विक्ट्री greater than 5% of a total votes or less than 8,000, 4,000, whichever is less, excluded votes margin of a victory. यानी mandatory recount threshold rule, only one recount is allowed. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. अभी हमारा सेक्शन नंबर 95 ही आगे जारी है. ECP यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान may order recount before consolidation ends after notice to candidates. ECP can intervene and require recount. If recount result is different from presiding officer results and returning officer results difference, must document inconsistencies. ठीक है. उसमें आपने बताना है कि inconsistencies कितनी है. If a recount under 5 or a 6 consolidation must finish within 7 days, National Assembly और 5 days की Provincial Assemblies के हवाले से टाइम दिया गया है और strict timeline दी गई है for recount based consolidation. Within 24 hours of consolidation, returning officer sends to ECP consolidated statement, final consolidated result, all results of count and ballot paper accounts. RO must quickly sends all documents to ECP. The returning officer gives copies to consolidated statements and final consolidated results to candidate agents and observers. The results copies must be provided to all present. ठीक है. जितने भी लोग मौजूद होंगे उनको रिजल्ट की कॉपीज आपने देनी है, चाहे वो कैंडिडेट है चाहे कैंडिडेट का एजेंट है. ECP इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पब्लिशेस these document on its website within 40 days of polling. Public transparency is required. सेक्शन नंबर 96 है रीसीलिंग ऑफ पैकेट्स एंड सप्लाई ऑफ कॉपीज. ठीक है. रिटर्निंग ऑफिसर मस्ट रीसेल, दोबारा से सुन लें कि रिटर्निंग ऑफिसर मस्ट
रीसील, यानी रीसील से क्या मुराद है, एक दफा सील होती है उसको दोबारा से रीसील करेगा। ऑल पैकेट्स एंड स्टेटमेंट्स दैट वर ओपन ड्यूरिंग द कंसोलिडेशन, यानी रिजल्ट कंसोलिडेशन के दौरान जो भी सील्स ओपन की गई होंगी उसको क्या करेंगे, जी हां दोबारा से सील लगाई जाएगी। ठीक है, आफ्टर कंसोलिडेशन एवरीथिंग ओपनड मस्ट बी सील्ड अगेन प्रॉपरली। ठीक है, बात समझ आई। यानी एक कंसोलिडेशन का रिजल्ट आपके पास मौजूद है, उस पर सील लगी हुई है, आप उसको दोबारा खोलते हैं। ठीक है, और जब आप अपना काम मुकम्मल कर लेते हैं तो उसको दोबारा से क्या करते हैं, रीसील करते हैं। रीसीलिंग मस्ट बी डन immediately after preparing consolidated statements of the results of the count final consolidated results। तो रीसीलिंग आपने कब करनी है, जैसे ही आपका कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट तैयार हो जाए, कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स तैयार हो जाए, या फाइनल कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स तैयार होने के बाद आपने दोबारा से उसको रीसील कर देना है। नो डिले अलाउड। रीसीलिंग इज डन राइट आफ्टर रिजल्ट्स आर फाइनलाइज्ड। Resealing must be done in the prescribed manner, must follow the official ECP guidelines for sealing. Candidates and election agents present must be allowed to sign the packets and affix their own seals, ensure transparency and prevents tampering after consolidation. Section number 97 है equality of votes. Equality of votes. If two candidates get equal votes after consolidation, both are declared returned and each will serve half term of the National Assembly or Provincial Assembly. Interesting. जी हां, very interesting. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जो दो लोग हैं उनके दरमियान टाई हो जाता है, दोनों के 5-5 हजार वोट हैं, तो क्या होगा, दोनों उम्मीदवार हैं, हर एक उम्मीदवार 2.5 साल के लिए नेशनल असेंबली में या प्रोविंशियल असेंबली को सर्व करेगा। ठीक है, रिटर्निंग ऑफिसर विल ड्रॉ अ लॉट टू डिसाइड हु विल सर्व द फर्स्ट हाफ ऑफ द टर्म। ईसीपी विल नोटिफाई इन गजट। तो रिटर्निंग ऑफिसर ये डिसाइड करेगा कि कौन पहले 2.5 साल सर्व करेगा और आखिरी के 2.5 साल सर्व करेगा। तो लकी ड्रॉ होगा, उस लकी ड्रॉ से डिसाइड होगा कि कौन पहले सर्व करेगा। ठीक है, लॉट्स मस्ट बी ड्रॉन इन प्रेजेंस ऑफ कैंडिडेट्स इलेक्शन एजेंट्स। तो क्या होंगे, यानी दोनों जिनके दरमियान टाई हुआ होगा वो दोनों मौजूद होंगे जब ये कुर्रा अंदाजी हो रही होगी। रिटर्निंग ऑफिसर मस्ट कीप रिकॉर्ड प्रोसीडिंग्स एंड ऑब्टेन सिग्नेचर्स ऑफ कैंडिडेट्स एजेंट्स, रेफ्यूजल मस्ट बी रिकॉर्डेड। तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन इज रिक्वायर्ड। इफ वन रिटर्न कैंडिडेट डाइज, अब ये जो दो कैंडिडेट्स हैं जिनके दरमियान टाई हुआ है उनमें से एक मर जाता है और सीट बिकम्स वेकेंट बिफोर अज्यूमिंग द ऑफिस, द अदर कैंडिडेट सर्व्स द फुल रिमेनिंग टर्म। यानी कुरानदाजी के जरिए जो एक शख्स है उसको ये कहा गया कि भाई आप 2.5 साल सर्व करेंगे और 2.5 साल के बाद ये दूसरा जो शख्स है ये फिर सर्व करेगा। अब उस 2.5 साल के दौरान जो दूसरा कैंडिडेट जिसने बाद में सर्व करना है वो मर जाता है, जो पहला कैंडिडेट सर्व कर रहा होगा वो पूरे के पूरे सालों के लिए क्या होगा, जी हां सर्व करेगा। इफ मोर देन 2 कैंडिडेट्स हैव इक्वल वोट्स, अब फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जो 3 हरीफ होते हैं, कैंडिडेट्स होते हैं, तीनों का टाई हो जाता है, तो ईसीपी विल इशू अ फ्रेश इलेक्शन प्रोग्राम विद अ न्यू पोलिंग डे विद इन 60 डेज। यानी अगर 2 के बजाय 3 के दरमियान टाई हो जाता है तो याद रखिएगा फिर इस सूरत में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नए इलेक्शंस करवाएगा उस कॉन्स्टिट्यूंसी में। ठीक है, यानी अगर 2 का टाई हुआ है तो फिर हाफ ऑफ टर्म वो एंजॉय करेंगे, अगर 3 के दरमियान टाई हुआ है तो मुकम्मल तौर पर नए इलेक्शंस करवाए जाएंगे। सेक्शन नंबर 98 है डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स। After receiving the final consolidated results from the returning officer, ECP must publish the name of the winning candidate in the official gazette within 40 days of the polling date। यानी फॉर एग्जाम्पल 8 फरवरी को इंतखाबात हुए हैं, जो अभी रिसेंटली हमारे इंतखाबात गुजरे हैं 2024 में, तो फाइनल रिजल्ट तैयार हो जाता है। फाइनल रिजल्ट के बाद क्या होगा, ईसीपी ने विद इन 14 डेज ऑफ दैट डे जब पोलिंग हुई है
उसके अंदर अंदर ऑफिशियल गजट में उन कामयाब उम्मीदवारों का नाम देना है। विनर इज ऑफिशियली नोटिफाइड विद इन 14 डेज। ECP must also publish the total votes received by each contesting candidates in the gazette। तो गजट में ये भी मौजूद होगा कि जीतने वाला है उसको कितने वोट मिले। कंप्लीट वोट टैली ऑफ ऑल कैंडिडेट्स इज पब्लिश्ड। एवरी रिटर्न्ड candidate must submit electoral expenses section 134 within 10 days of the polling। ECP will not notify a candidate who fails to resubmit expenses। तो ECP must upload documents mentioned in 1 or 2 to its website within 2 days of gazette publication। Results are uploaded online quickly for public access। ठीक है, तो ये है डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स के हवाले से कि ECP ने within 14 days after the election day क्या करना है, ऑफिशियल गजट में कामयाब उम्मीदवारों के हवाले से लिस्ट जारी करनी है। सेक्शन नंबर 99 है डॉक्यूमेंट्स टू बी रिटेन्ड बाय द कमीशन। जी हां, रिटर्निंग ऑफिसर सील्स ऑल इलेक्शन डॉक्यूमेंट्स इन टेम्पर एविडेंट बैग्स, सेंड्स देम फॉर अ सेफ कस्टडी एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कीप देम फॉर 1 ईयर। जी हां, याद रखिएगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनको उन एविडेंट बैग्स को, टेम्पर एविडेंट बैग्स को अपनी सेफ कस्टडी में रखेगा तकरीबन 1 साल तक। ठीक है, या अंटिल कोर्ट केसेस एंड, यानी अगर कोई कोर्ट में गया है कोई कैंडिडेट तो जब तक वो केस खत्म नहीं हो जाता तब तक ECP ने वो रिकॉर्ड अपने पास रखना है। सेक्शन नंबर 100 पब्लिक इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। Documents kept by the commission under section 99 except ballot papers are open for public inspection। यानी जो भी डॉक्यूमेंट्स इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास मौजूद हैं अंडर सेक्शन 99, यहां पर याद रखेगा बैलेट पेपर्स के अलावा वो सब के सब पब्लिक होते हैं। एनीवन फ्रॉम द पब्लिक कैन सी इलेक्शन डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट बैलेट पेपर्स। तो इंस्पेक्शन इज अलाउड ओनली एट टाइम्स एंड अंडर कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड बाय द कमीशन। तो ECP set rules for inspection, timing, procedure, etc. Commission must provide copies or extracts of these documents or written application। You can request official copies। तो आप जाके official copies की request कर सकते हैं। Application must pay the prescribed fee and follow candidates and follow conditions set by the commission। Copies are not free। उसकी एक फी रखी गई है, वो फी आप अदा करेंगे तभी आपको कॉपी दी जाएगी। ठीक है, सेक्शन नंबर 101 ऑर्डर फॉर प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में ऑर्डर ओपनिंग और काउंटर फॉइल्स के सर्टिफिकेट्स और इंस्पेक्शन ऑफ काउंटेड बैलेट पेपर्स। तो अगर एक ट्रिब्यूनल बनाया गया है जो कि इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है तो वो क्या करता है, they may order opening of counterfoil certificates or inspection of counted ballot papers। ठीक है, tribunal can inspect key documents to investigate disputes। तो tribunal may refuse such order if it won't affect the election result। No inspection allowed unless it can change the outcome। ठीक है, tribunal may set conditions for inspection, who, when, where, how document to be opened, etc। The tribunal controls inspection process। Documents produced by the ECP are assumed genuine and counterfoils links voter roll number ballot remain secret unless tribunal orders inspection। इन जो बैलेट पेपर्स हैं वो हमेशा सीक्रेट ही रहेंगे until और unless जो ट्रिब्यूनल है वो ऑर्डर करता है कि वो इंस्पेक्शन करना चाहते हैं। अगर वो इंस्पेक्शन करना चाहते हैं तब तो वो सीक्रेट नहीं रहेंगे, ऑब्वियसली वो उसकी इंस्पेक्शन कर सकते हैं। अदर देन दैट जो सीक्रेट जो बैलेट पेपर्स हैं वो हमेशा सीक्रेट ही रहते हैं। सेक्शन नंबर 102 बाय इलेक्शंस। बाय इलेक्शन से क्या मुराद है, जिसको उर्दू जुबान में कहा जाता है जिमनी इंतखाबात। When a seat becomes vacant, ECP issues a notification in the official gazette calling the constituency to elect a new member। तो ECP क्या करता है, ऑफिशियली अनाउंस करता है बाय इलेक्शन when any seat becomes vacant। अब सीट कैसे वैकेंट होती है, अगर कोई शख्स फोत हो जाए तब भी सीट वैकेंट हो जाती है, अगर कोई शख्स डिस्क्वालीफाई हो जाए कोर्ट से तब भी सीट वैकेंट हो जाती है। तो वहां पर जिमनी इंतखाबात होते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फिक्सेस द डेट ऑफ द बाय इलेक्शन इन द नोटिफिकेशन। तो ECP ऑफ पाकिस्तान क्या करेगी, जिमनी इंतखाबात के लिए डेट अनाउंस करेगी। तो ECP चूजेस द पोलिंग डे। ऑल प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एंड रूल्स अप्लाई विद द नेसेसरी चेंजेस। बाय इलेक्शंस फॉलो द सेम रूल्स एज जनरल इलेक्शंस विद द एडजस्टमेंट्स। डिस्पाइट Section number 57 of ECP may set its own timeline for all the stages of by-election। तो ECP
may modify schedule stages, nomination, scrutiny, polling, etc. separately for a by election. हमारे चैप्टर नंबर 5 का आखिरी सेक्शन है, जी हां, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग एंड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। तो ईसीपी में कंडक्ट पायलट प्रोजेक्ट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेक्शन नंबर 95 में ओवरसीज की जो वोटिंग है वो अब तक इंप्लीमेंटेड नहीं है। इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है वो अब तक इंप्लीमेंटेड नहीं है। तो ईसीपी में कंडक्ट पायलट प्रोजेक्ट्स फॉर यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स एंड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सिस्टम इन बाय इलेक्शंस। तो बाय इलेक्शंस में ईसीपी ये तजुर्बा कर सकता है किस चीज का, जी हां, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का, लेकिन जनरल इलेक्शंस में अभी तक उसको इंप्लीमेंट नहीं करवाया गया। तो ईवीएम्स बायोमेट्रिक्स आर नॉट फुली इंप्लीमेंटेड, ओनली टेस्टेड थ्रू पायलट्स इन बाय इलेक्शंस। तो पायलट प्रोजेक्ट्स will be used to assess technical feasibility। जिस तरह से ओवरसीज पाकिस्तानीज के हवाले से जो पायलट प्रोजेक्ट्स हैं वो ईसीपी बाय इलेक्शंस में इस्तेमाल कर सकता है। और ये सारी उसी तरह से जो मैंने बताया कि रिपोर्ट किसको सबमिट की जाएगी, क्या की जाएगी। तो ईवीएम पायलट्स रिजल्ट्स जो है इसी तरह पार्लियामेंट को भी शो करवाने हैं, ठीक है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में या हिंदुस्तान जैसे मुल्क में ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम है ये कामयाब रहेगा, ठीक है। बेहतर तो गवर्नमेंट जानती है कि कब उसने इंट्रोड्यूस करवाना है। तो यहां पर हमारे 5 चैप्टर इलेक्शन एक्ट 2017 के मुकम्मल हो जाते हैं। और चैप्टर नंबर 6 है इलेक्शन टू रिजर्व सीट्स इन एन असेंबली। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सेक्शन है और ये एक सेक्शन हमारे चैप्टर नंबर 6 को मुकम्मल कर देता है। सेक्शन का नाम है पार्टी लिस्ट फॉर रिजर्व सीट्स। पार्टी लिस्ट फॉर रिजर्व सीट्स, आप जानते हैं कि जब इलेक्शंस होते हैं हर पॉलिटिकल पार्टी की जानिब से हर पॉलिटिकल पार्टी को रिजर्व सीट्स दी जाती हैं, ठीक है। अब रिजर्व सीट्स दो तरह की होती हैं, एक तो माइनॉरिटीज के लिए, एक वुमेन सीट्स होती हैं। माइनॉरिटीज और वुमेन की सीट्स के हवाले से इलेक्शन एक्ट क्या कहता है वो जान लेते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज मस्ट सबमिट सेपरेट प्रायोरिटी लिस्ट फॉर वुमेन सीट्स, नॉन मुस्लिम सीट्स, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टीज ने सबमिट करवानी है सेपरेट प्रायोरिटी लिस्ट, किसके लिए, वुमेन के लिए और नॉन मुस्लिम्स के लिए। तो लिस्ट डिटरमिन्स हु गेट्स रिजर्व सीट्स। तो ये वो लिस्ट जो पॉलिटिकल पार्टीज की जानिब से दी जाएगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, वो ये डिसाइड करेगी कि कौन रिजर्व सीट्स का अहल हो सकता है। तो मस्ट बी सबमिटेड विद इन नॉमिनेशन पीरियड टू ईसीपी, प्रोविंशियल ईसी एंड ऑथराइज्ड ऑफिसर। यहां पर याद रखेगा जब नॉमिनेशन पेपर सबमिट करवाए जा रहे होते हैं ना, तभी ये सीट्स के हवाले से लिस्ट जो है वो आपने पार्टी लिस्ट जो है रिजर्व सीट्स के हवाले से वो ईसीपी को जमा करानी है। जी हां, इसकी भी डेडलाइन वही होगी जो जनरल सीट्स की होती है, ठीक है। तो जब नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवा रहे होते तो उसी वक्त ही आपने रिजर्व सीट्स के हवाले से जो पॉलिटिकल पार्टीज है उन्होंने लिस्ट प्रोवाइड करनी है ईसीपी को। लिस्ट मस्ट बी पब्लिश्ड फॉर पब्लिक इंफॉर्मेशन, ताकि ट्रांसपेरेंसी हो जाए। तो पब्लिक इंफॉर्मेशन के लिए लिस्ट जो है वो पब्लिश की जाएगी। नो चेंज अलाउड आफ्टर नॉमिनेशन डेडलाइन, नो रिकॉर्डिंग, एडिंग और डिलीटिंग नेम्स। यानी एक दफा लिस्ट सबमिट हो गई उसके बाद आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, तो लिस्ट बिकम्स फाइनल। पार्टीज मे एड एक्स्ट्रा नेम्स टू कवर डिस्क्वालिफिकेशंस और फर्दर वैकेंसीज। फॉर एग्जांपल जो लिस्ट दी गई है पार्टी की जानिब से उसमें 3 से 4 लोग ऐसे हैं जो नाअहल हैं, जो नहीं हो सकते, ठीक है, वो क्वालिफिकेशन उनकी पूरी नहीं है। तो क्या किया जा सकता है, न्यू सब्स्टिट्यूट्स लिए जा सकते हैं, नए नाम लिए जा सकते हैं। कैंडिडेट्स फॉर रिजर्व सीट्स must file nomination papers by the same date as general seats, scrutiny same as section 62, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। If party list is exhausted, party may submit a new name to fill a vacancy, ठीक है। तो replacement allowed when list finishes। तो ये हमारे इलेक्शन एक्ट 2017 के 6 चैप्टर्स यहां पर मुकम्मल हो चुके हैं और मजमूई तौर पर हम 104 सेक्शंस पढ़ चुके हैं। आइंदा आने वाले दिनों के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि इलेक्शन एक्ट 2017 को मुकम्मल करवाया जाए और एक मॉक टेस्ट भी इस हवाले से आप लोगों के लिए रख लिया जाए। तो होपफुली इन लेक्चर से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह जल्द एक नए लेक्चर के साथ। जब तक अपना बहुत ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।